हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। बच्चों, आज हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फटाफट से देखेंगे एक एक क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं, काफी लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। देयर आर 7 क्वेश्चंस जो कि मेरे हिसाब से इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में रिपीट हो रखे हैं एंड दैट इज वाई इनको पढ़कर जाना काफी जरूरी है। अगर आप इनको पढ़कर नहीं गए, इनको छोड़कर चले गए तो पता नहीं फिर क्या होगा इस चैप्टर का। तो जल्दी से देख लेते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर व्हिच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस वन। हु हैड डिजाइन्ड द स्वराज फ्लैग बाय 1921 एंड एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द स्वराज फ्लैग। तो यार यहां पर स्वराज फ्लैग की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा बच्चों, स्वराज फ्लैग आप सभी को पता है कि गांधी जी ने 1921 में बनाया था। स्वराज की बात ही गांधी जी करते थे और इसी वजह से स्वराज फ्लैग भी, जो झंडा है वो भी उन्होंने ही बनाया था। ये जो झंडा है ये एक ट्राई कलर 3 रंग का झंडा था, इसके बीच में चरखा बना था। ठीक है, अगर आपको ये वाली बात याद है तो आप पूरी एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजीली लिख सकते हो। तो 1921 में किसने डिजाइन करा स्वराज फ्लैग? गांधी जी ने डिजाइन करा। ये क्या था? ट्राई कलर फ्लैग था, रेड ग्रीन व्हाइट कलर का, लाल सफेद और हरा, ये ऑरेंज लग रहा होगा बट ये रेड था। ठीक है, रेड ग्रीन व्हाइट फ्लैग, और इसके बीच में एक स्पिनिंग व्हील यानी कि एक चरखा था बच्चों, ये चरखा। और ये चरखा जो है ये रिप्रेजेंट करता था द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। क्या रिप्रेजेंट करता था ये चरखा? ये रिप्रेजेंट करता था द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प का मतलब है आत्मनिर्भरता। ठीक है, उसी चीज को ये जो है रिप्रेजेंट करता था। Carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defense. तो इस फ्लैग को कैरी करना, इसको होल्ड करना, इसको लहराना एक सिंबल बन गया था ऑफ डिफाइंस, यानी कि हम रेजिस्टेंस जो अपनी शोकेस कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो उस रेजिस्टेंस को दिखाने का एक सिंबल बन गया था। बस इतनी सी एक्सप्लेनेशन हमको लिखनी होगी इस फ्लैग के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं बार बार बताती हूँ, हर किसी को बताती हूँ, वो ये वाला है। द डिफरेंस बिटवीन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बहुत बारी बच्चे जो है दोनों ही मूवमेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं गांधी जी ने एक ही चीज बार बार क्यों करी है। लेकिन बच्चों ये दोनों मूवमेंट्स में एक अंतर है, और वो अंतर क्या है चलिए देखते हैं। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी 1920s में लॉन्च हुई थी, वहीं पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है 1930s में लॉन्च हुई थी। Non-cooperation movement sought to bring the working of the government to a standstill by not cooperating with the administration. Basically यहाँ पे पर्पस ये था कि हम लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो नहीं कोऑपरेट करना था, उनकी फंक्शनिंग को रोकना था। और सिविल डिसोबीडियंस में अटेम्प्ट था एट पैरालाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन बाय ब्रेकिंग सम स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। यार ये ना मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या है? यहां पर आप लॉ ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, सिविल डिसोबीडियंस में डिसोबे करने की कोशिश कर रहे हो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके बनाए गए कानूनों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। बट वहीं पे जब मैं नॉन कोऑपरेशन की बात करूं तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट नॉट कोऑपरेटिंग, आप बस उनका सहयोग नहीं कर रहे हो उनके काम करने में। ठीक है, सो यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द ओनली डिफरेंस। नाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो यहां पर कोई टैक्स, देयर वर नो टैक्स कैंपेन्स, बट यहां पर जो है सिविल डिसोबीडियंस में लोग टैक्सेस नहीं भर रहे थे, लैंड रेवेन्यू नहीं दे रहे थे और कानूनों को तोड़ रहे थे। तो ये डिफरेंस था। ठीक है, यहाँ सॉल्ट टैक्स जो है उसको ब्रेक करा था, टैक्सेस के अगेंस्ट लोग जा रहे थे, लॉज को तोड़ रहे थे, लॉज को वायलेट कर रहे थे, ये सारी चीजें। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर जो है बहुत से लीडर्स ने अपने टाइटल्स छोड़ दिए थे, अपनी जॉब्स छोड़ दी थी लोगों ने। ये मूवमेंट वायलेंट नहीं थी अंटिल द चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा के होने तक वायलेंट नहीं थी, लेकिन ये जो मूवमेंट थी यहाँ पर आपने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा, लिकर बॉयकॉट करा, शराब को भी बॉयकॉट करते हैं, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करते हैं, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करते हैं। बॉयकॉट यहां पर भी हो रहा था, नॉन कोऑपरेशन में भी बॉयकॉट हो रहा था, वो बात सेम है। लेकिन यहां पर बॉयकॉट होने के साथ साथ कानून भी तोड़े जा रहे थे। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। उसके बाद ये जो मूवमेंट है वायलेंट हो जाती है इन अ मैटर ऑफ टाइम, लेकिन नॉन कोऑपरेशन उतनी ज्यादा वायलेंट नहीं हुई थी। चौरी चौरा इंसिडेंट जब तक आया था, हाँ हम बात कर सकते हैं कि जैसे वो जो अवध के अंदर वायलेंट हो गई थी, या फिर हम वहां पे बात करें जो गिरेला मूवमेंट हो रही थी वहां पर वायलेंट हो गई थी, बट वैसे ज्यादातर वायलेंट नहीं थी। टाउन्स वगैरह के अंदर वहां पर तो लोग शांति से ही कर रहे थे जो कर रहे थे, बट सिविल डिसोबीडियंस काफी ज्यादा वायलेंट थी। वैसे ये वाला मैं पॉइंट नहीं बोलूंगी आपको लिखने के लिए, आप चौरी चौरा की बात कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इट बिकेम वायलेंट, यहाँ पर भी लिख सकते हो कि चौरी चौरा इंसिडेंट में वायलेंट हो गई थी, इसको रोकना पड़ा था। ठीक है, तो ये मत लिखना कि नॉन कोऑपरेशन वायलेंट हुई नहीं, ऐसा नहीं था कि वायलेंट हुई नहीं थी, हुई जरूर थी।
ठीक है बच्चा पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है विच इज अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। The plantation workers in Assam had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj support the statement with arguments. All right. So जो प्लांटेशन वर्कर्स थे जो कि आसाम में काम कर रहे थे बच्चों, उनका अपना खुद का नोशन यानी कि अपनी खुद की एक समझ थी गांधी जी को लेकर, गांधी जी के स्वराज को लेकर अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने डेवलप कर ली थी। बेसिकली इसी स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है। तो आप सभी को पता है कि जो प्लांटेशन वर्कर्स थे आसाम में, वो बंधे हुए थे अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जो कि ना तो उन्हें प्लांटेशन फार्म से बाहर निकलने देती थी, ना उन्हें बिना परमिशन के अपने गांव जाने देती थी। तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उनके लिए स्वराज यानी कि अपनी आजादी का यही मतलब था कि जब उन्हें अपने घर वापस जाने दिया जाए, टी गार्डन को छोड़ने दिया जाए, ठीक है, छोड़कर अपने घर जाने दिया जाए, एक लिंक रिटेन करने दिया जाए। बेसिकली पूरा यही आपको समझाना है। तो वर्कर्स की अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग थी स्वराज की। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए फ्रीडम का मतलब था the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed and retaining a link with the village from which they had come। तो ज्यादातर ये लेबर जो है माइग्रेंट लेबर होती थी। दूर दराज के गांव से ये लोग आसाम में काम करने के लिए आए थे, तो इनको एक लिंक रिटेन करना था अपने परिवार वालों के साथ, और साथ ही में इनके लिए आजादी का मतलब था टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस का मतलब है जहां पे आप एक रेगुलेशंस लगा रखे कि इतनी जगह में रहना है, आपको प्लांटेशन फील्ड में रहना है, तो उस कन्फाइंड स्पेस से इजिली बाहर निकला जा सके, वापस आया जा सके आराम से। आजादी ये थी इनके लिए, स्वराज ये था। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन क्या था इनके लिए? स्वराज था बच्चों। अब देखो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के तहत, याद रखिएगा 1859, ये ईयर आपको याद रखना है। वैसे मैं ज्यादातर ईयर्स पे फोकस नहीं करती, बट ये ईयर अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर प्लांटेशन वर्कर्स को जो है टी गार्डन बिना परमिशन के छोड़ने नहीं दिया जाता था, एंड इनको जो है रेयरली ऐसी परमिशन दी जाती थी। जब इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम। तो जब ये सुनते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ गई है, गांधी जी लेकर आ गए हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि अब हम बहुत ईजिली जो है अपने गाँव जा सकते हैं। तो ये जो अथॉरिटीज थी जिनसे इनको परमिशन लेनी पड़ती थी, उनको चकमा देकर अपने घर की तरफ भागने लगे, क्योंकि ऐसी अफवाहें उन्हें लगी थी कि इनको अपने गांव में जो है जमीनें मिलने वाली है। तो इनको लगा अब हम काम करके क्या करेंगे, अब तो जमीनें मिलने वाली हैं। बट ये सारी अफवाहें थी बच्चों। तो इनको लगा था कि गांधी राज आ रहा है एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस, कि गांधी राज इज कमिंग एंड सबको जो है जमीनें अपने गांव में मिलेंगी। तभी जो है अथॉरिटीज को चकमा देकर अपने घर की तरफ भागने लगे। लेकिन however they never reached their destination and stranded on the way by railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up। तो पुलिस इनको पकड़ लेती थी, इनको पीटने लग जाती थी रास्ते में ही, और ये लोग कभी भी घर अपने पहुंच नहीं पाते थे। Sad for them। And now we are moving on to the next question, जो कि मैंने काफी ज्यादा शॉर्ट में लिखा है, बट आप लोग समझ जाएंगे। Why did the different social groups, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा क्यों लिया, भाग क्यों लिया, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो चलिए जरा देखते हैं। तो different social groups participated in the civil disobedience movement। Why? Now let us look at this। Rich peasantry group। सबसे पहले बच्चों हमारे जो रिच पेजेंट्स थे, याद रखिएगा पाटीदार्स और जाट्स, इन्होंने डिमांड करा था कि इनको रेवेन्यू रिडक्शन चाहिए, और इसी वजह से इन्होंने पार्टिसिपेट करा। जो पुअर पेजेंट्री थी वो चाहते थे कि जो अनपेड रेंट है, जो उनका किराया है, जो उनको जिन जमीनों पे वो काम करते हैं, किराए पे उन्होंने जमीनें ले रखी है और वो किराया भर नहीं पाते थे, ठीक है, बिकॉज दे हैड नो इनकम। सो ये लोग चाहते थे, पुअर पेजेंट्स चाहते थे कि इनका जो अनपेड रेंट है वो रेमिट हो जाए, यानी कि माफ कर दिया जाए, और इसी वजह से इन्होंने जो है कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट की मूवमेंट को ज्वाइन करा था। वहीं पर अगर हम बिजनेस क्लास ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये चाहते थे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ द फॉरेन गुड्स एंड रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो, एंड दे रिफ्यूज टू सेल इंपोर्टेड गुड्स। बिजनेस क्लास जो थी, इन्होंने फिकी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई, और हम लोग देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर ये लोग चाहते थे कि इंपोर्टेड गुड्स, जो बाहर से सामान आ रहा है, वो ना आए हमारे देश में, ताकि इनकी इंडस्ट्रीज ग्रो कर सके, इनका सामान बिक सके, और साथ ही में ऐसा एक्सचेंज रेशियो लाना चाहते थे जिससे कि इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए, ठीक है। और इन्होंने बोला कि हम जो है बाहर से आया हुआ सामान बेचेंगे भी नहीं। तो ये सारी चीजें थी। वर्किंग क्लास थी, वर्किंग क्लास में नागपुर वर्कर्स ने बॉयकॉट प्रोग्राम को अडॉप्ट करा, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करा, एंड लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस। तो अपनी लो वेजेस के खिलाफ भी ये लोग लड़ रहे थे, जो पुअर वर्किंग कंडीशंस में इनको काम करना पड़ता था उनके खिलाफ भी ये लोग लड़ रहे थे। साथ ही में लास्ट ग्रुप था हमारी महिलाएं, जिन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में पार्टिसिपेट करा, सॉल्ट भी बनाया, एंड फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट करा। तो यहाँ पर ना एक्चुअली एक एक लाइन में लिखा है, आप लोग इसको और भी ज्यादा एक्सपैंड करके मिनिमम हर ग्रुप के बारे में एटलीस्ट 3 से 4 लाइन में तो लिखोगे ही, अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 3 से 4 लाइनें तो हमको लिखनी ही पड़ेंगी यहाँ पर। लेकिन एक बेसिक क्रक्स समझाती है कि हर किसी ने हिस्सा क्यों लिया था, रीजन क्या था।
ठीक है बच्चों, चलो लेकिन इसको थोड़ा और एक्सपैंड करके आपको लिखना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आता है विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने इसको बोर्ड प्रेडिक्शन क्वेश्चन भी बोला था, और क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 तक चली थी, इंडिया ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, फिर भी इंडिया पर उस वॉर का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में क्रिएट करी थी। सबसे पहले तो इससे होता है ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो ब्रिटिशर्स क्योंकि वॉर में थे तो उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस पे जो वो पैसा खर्च रहे थे बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो उन्होंने उसको पैसे को चुकाया कैसे, वॉर लोन भी लिए और साथ ही में लोगों के, इंडियंस के ऊपर टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो हम पे टैक्सेस थोप दिए। उसी के साथ प्राइसेस जो हैं कमोडिटीज के, जो एसेंशियल कमोडिटीज, बहुत जरूरतमंद की कमोडिटीज होती है, उनके दाम बढ़ जाते हैं, डबल हो जाते हैं 13-18 तक। एंड ये जो है ऑब्वियसली कॉमन लोगों को काफी परेशान करती है ये चीज। विलेजेस के अंदर हम लोग देखते हैं, विलेजेस वर आस्क्ड टू सप्लाई सोल्जर्स एंड थ्रू फोर्स रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज। जबरन जो है गांव के अंदर लोगों को पकड़ पकड़ के ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, जो उन्हें चीज पसंद नहीं आ रही थी। उसी के साथ साथ 1819 के दौरान क्रॉप फेलियर देखा जाता है इंडिया के काफी हिस्सों में, जिसकी वजह से एक शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी क्रिएट हो जाती है। एंड अलॉन्ग विद दैट सोने पे सुहागा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी होता है, जिसकी वजह से 12 से 13 मिलियन लोग मर जाते हैं इस बीमारी के फैलने से। तो ये पूरी इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई थी ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है बच्चों, हाउ डिड अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो यहां पर बेसिकली पूछा जा रहा है कि कौन सी चीजों ने एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करा है। ठीक है, थिंग्स दैट क्रिएटेड a sense of collective identity। तो सबसे पहली चीज यहां पर है द इमेज ऑफ भारत माता। ठीक है, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, द इमेज ऑफ भारत माता। हम लोग देखते हैं बच्चों की भारत माता की इमेज को सबसे पहले हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी किताब आनंदमठ में क्रिएट करा था। उसके बाद इसको पेंट करा था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। कितना गलत भाई, ये लोग भी ये लिख कर आते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसको पेंट करा था, फेमस इमेज भारत माता की, जहां पर भारत माता एक बहुत ही एस्थेटिक फिगर के रूप में दिखाई गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही पेंट करा था, अवनींद्रनाथ ने करा था। फोकलोर की बात करें तो हम लोग देखते हैं फोकलोर के अंदर बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र आता है और नताशा शास्त्री का, जिन्होंने फोकलोर को रिवाइव करने की कोशिश करी है। लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक कथाएं, इन सब चीजों को फिर से रिवाइव करा गया। बंगाल के अंदर इसको मूवमेंट जो थी फोकलोर को रिवाइव करने की, इसको लीड करा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और वहीं पे नताशा शास्त्री ने कहां पे लीड करा है, मद्रास के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरी, तो वो है थ्रू आइकन्स एंड सिंबल्स। तो बेसिकली यहाँ पे नेशनल फ्लैग की आपको बात करनी है, आइकन सिंबल नहीं लिखोगे आप लोग, यहाँ पर आप नेशनल फ्लैग लिखोगे। तो नेशनल फ्लैग, 2 फ्लैग्स क्रिएट करे गए थे। एक तो स्वदेशी फ्लैग था जिसमें 8 लोटसेस थे, है ना, वो मून था, सन था, तो वो वाला बताना होगा। और उसके बाद जो गांधी जी ने 1921 में स्वराज फ्लैग क्रिएट करा था, उन दोनों फ्लैग्स के बारे में लिखना होगा। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इंडिया जो है, ऑब्वियसली बात है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी पूरी जो समझ थी इंडियंस को लेकर उसको काफी खराब कर रखा था। वो कहते थे कि इंडियंस बहुत प्रिमिटिव है, पुरानी सोच के हैं, बैकवर्ड हैं, दे आर इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते। और इंडियंस भी कहीं ना कहीं बात मानने लग गए थे। बट देन वी बिगैन लुकिंग इनटू आवर पास्ट टू डिस्कवर आवर ग्रेट अचीवमेंट्स। फिर हम अपने इतिहास में देखने लगते हैं, अपने अचीवमेंट्स को देखने लगते हैं, ताकि हमें भी हमारे इतिहास पे एक गर्व महसूस हो सके। एंड हमारी जो ग्लोरियस डेवलपमेंट्स रही हैं एंशिएंट टाइम्स में, आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने लगते हैं। तो इस पीरियड के दौरान हम लोग देखते हैं कि बच्चों इंडिया जो है कॉलोनाइजेशन के टाइम पर कहीं ना कहीं उस चीज़ अचीवमेंट्स में गिराव देखने को मिलता है। और इंडियंस को लगता है कि जब तक कॉलोनियल रूल नहीं हटेगा तब तक हम लोग फिर से प्रॉस्पर नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग अपने इतिहास पे गर्व करने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से ही एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर क्रिएट होने लगती है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, व्हाई डिड महात्मा गांधी फाइंड एंड सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। नमक जो है गांधी जी को इतना इंपॉर्टेंट, इतना स्पेशल क्यों लगा, और नमक के बलबूते पर उन्होंने एक पूरी मूवमेंट लॉन्च कर दी। ऐसा क्या था नमक में, ठीक है, ऐसा नमक ऐसा कितना अच्छा सिंबल बन गया कि जिससे कि उनको लगा कि सारे इंडियंस को जो है एकजुट किया जा सकता है, यूनाइट किया जा सकता है। तो देखिए, महात्मा गांधी फाउंड सॉल्ट अ वेरी पावरफुल सिंबल, ही सेंट
तो यहाँ पे ना आपको पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी कि इन्होंने वाइसरॉय इरविन को 11 डिमांड्स लिखते हुए एक लेटर भेजा था, जिसमें से एक बहुत स्टीरिंग, द मोस्ट स्टीरिंग डिमांड वाज टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, क्योंकि सॉल्ट इनके हिसाब से एक बहुत एसेंशियल आइटम है खाने का। रिच और पुअर दोनों ही इसको कंज्यूम करते हैं। टैक्स ऑन सॉल्ट शोज द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिशर्स। सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना और सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली रखना ब्रिटिशर्स का एक बहुत ऑप्रेसिव साइड हम लोगों को दिखाता है। एंड दैट इज वाई बच्चों ये जो है निकल पड़ते हैं अपनी दांडी मार्च को करने के लिए, अपने वॉलंटियर्स को लेकर दांडी पहुंच के जो है सी वाटर को इवेपोरेट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और ब्रिटिश का ये जो लॉ है इसको तोड़ते हैं। ठीक है, सो यहां पर ये वही बोलते हैं, इसको ना हम लोग ढंग से एक बार आपको लिख देते हैं इस पॉइंटर को, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही ऑप्रेसिव साइड हमको ब्रिटिशर्स की देखने को मिलती थी, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने एक मोनोपोली एस्टैब्लिश कर रखी थी कि सिर्फ वही नमक प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस पर टैक्स भी लगा रखा था। तो गांधी जी को ये चीज काफी गलत लगी और उनको लगा कि नमक जो है एक बहुत पावरफुल सिंबल बन सकता है जिससे हम हर किसी तबके को एकजुट कर सकते हैं। और इन्होंने इस वजह से बच्चों दांडी पहुंचकर सॉल्ट लॉ को वायलेट करा था ऑन 6 अप्रैल। ऑलराइट, चलिए तो इसी के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे बच्चों इस चैप्टर के, वो हमने कर लिए हैं सेशन में कंप्लीट। तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।